नमस्ते, सदा वत्सल्य, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जो ये कह रही हैं कि लॉकहीड मार्टिन का जो F-16 फाइटर जेट है उसकी MRFA में जो संभावनाएं थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जिसका कारण है कि अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के F-16 विमानों को पुनर्जीवन दान देना बताया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, भारत इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि भारत अपने MRFA टेंडर में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को शामिल कर रहा है। लेकिन अगर भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खरीद की बात करता है किसी भी देश से, तो इसमें सबसे पहला देश रशिया होगा, जो कि अपने Su-57 और Su-75 को भारत में स्थानीय स्तर पर तैयार करने और तकनीकी हस्तांतरण करने के लिए भी तैयार होगा। और रशिया के द्वारा ये ऑफर भारत को दिया जाना कहीं ना कहीं अमेरिका को भी बाध्य करेगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े। ऐसे में दोस्तों वो अपने F-35 की जो कीमतें हैं और इसके अलावा जो तकनीकी संबंधी मुद्दे हैं उन्हें भी भारत के साथ मिलकर हल कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें फॉरेन लॉबी के द्वारा की जा रही है, जो कि भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को खरीदने पर जोर दिलवा रही है, क्योंकि कई देश अब 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों अभी फिलहाल के लिए भारत को किसी भी तरीके का 5th जनरेशन का फाइटर जेट MRFA टेंडर में शामिल नहीं करना चाहिए। भारत को फ्रांस के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए, जो कि काफी मजबूत है और एक वो हमारा घनिष्ठ सहयोगी भी रहा है, तो ऐसे में भारत को राफेल F-4 के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दरअसल अर्जेंटीना का एक दल भारत आने वाला है, जहां वे तेजस की जो प्रोडक्शन लाइन है जो बेंगलुरु में मौजूद है वहां का दौरा करेंगे और HAL फैसिलिटी की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही अर्जेंटीना की डेलीगेशन को तेजस फाइटर जेट के बारे में विस्तार से बताया भी जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अर्जेंटीना के अधिकारी तेजस फाइटर जेट का जो सिमुलेटर है उसको भी ऑपरेट करेंगे और साथ ही FOC स्टैंडर्ड के तेजस को भी वे ऑपरेट करेंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में HAL के अधिकारियों ने अर्जेंटीना की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट का भी दौरा किया था, जहां पर अर्जेंटीना के द्वारा चुने गए एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि DRDO की एक टीम, जिसमें कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उन्होंने रोल्स रॉयस फैसिलिटी का दौरा किया था यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसमें कहा गया है कि भारत को यूके की तरफ से यूरोजेट EJ200 लो बाईपास टर्बोफैन इंजन दिखाया गया और भारतीय टीम ने यूके के साथ 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन निर्माण को लेकर बातचीत की है, जो कि 5.5 जनरेशन AMCA के लिए तैयार होगा और इसी इंजन को AMCA के अलावा TDBF तेजस मार्क 2 में भी लगाया जाना है। हालांकि दोस्तों भारत को एक बात और यहाँ पर सोचनी चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स लेवल पर संबंध कैसे हैं और ब्रिटेन कितना भारत का सहयोगी रहा है। हालांकि दोस्तों भारत को इंजन निर्माण के लिए और इंजन के सह विकास के लिए फ्रांस के साथ ही बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन डबल क्रॉसिंग कर सकता है। यदि हम उनकी शर्तों पर नहीं जाते हैं तो वो ऐसा करेगा। और ऐसे में दोस्तों भारत को फ्रांस के NGF प्रोग्राम, जो कि 6ठी पीढ़ी का प्रोग्राम है, उसमें भी सहयोग करने के लिए बात करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों वैसे तो वास्तव में भारतीय वायुसेना को 120 की जगह 135 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की आवश्यकता है, जो कि वेट थ्रस्ट वाले इंजन होंगे, ताकि भविष्य में भारत AL-31FP को बदल सके, जो कि सुखोई 30 MKI में लगे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना से ही आ रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने अब अपना एक अध्ययन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत सुखोई 30 MKI के जीवन चक्र को बढ़ाया जाएगा अगले 25 से 35 सालों के लिए, यानी कि इनकी ऑपरेशन क्षमताओं को 25 से 35 साल तक बनाया जा सकेगा। वहीं भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में केवल वही भारतीय कंपनियां शामिल होंगी जिनके पास अच्छा खासा अनुभव हो और इन्हें 11 बेस रिपेयर डिपो नासिक में किया जाना है। साथ ही दोस्तों ये जो प्रोग्राम है सुखोई 30 MKI के जीवन चक्र को बढ़ाने का, उसे 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें कि विमान के संरचनात्मक अध्ययन और एयरफ्रेम से अनुचित चीजों को हटाना, इसके लोड बेयरिंग एरिया को फिक्स और उसको मजबूत करना, और इसके अलावा जो कुछ इसमें संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं वो किए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में जो चुनी गई कंपनी है वो इस फाइटर जेट के लाइफ साइकिल को बढ़ाने के तरीकों पर काम करेगी, वो भी बेस डिपो के सुपरविजन में। और तीसरे चरण में कंपनी स्वतंत्र रूप से इन फाइटर जेट्स की लाइफ एक्सटेंशन इंस्पेक्शन करेगी और कहा जा रहा है कि हर साल 5 सुखोई 30 एयरक्राफ्ट का जो जीवन चक्र है उसे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शुरू किए जाने को मंजूरी दे दी है। ये शाखा भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाएगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इसमें सतह से सतह पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सुदूर संचालित विमान और ट्विन मल्टी क्रू विमान में हथियार प्रणाली संचालन की विशिष्ट शाखाएं शामिल होंगी। मंत्रालय ने इसे भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना की तरफ से आ रही है। दोस्तों, वायुसेना दिवस के मौके पर एक विशेष एयर शो आयोजित किया गया था। इस दौरान भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने ऐलान किया कि नई वेपन सिस्टम ब्रांच हमारे पास मौजूद हर तरह की नवीनतम हथियार प्रणाली का रखरखाव करेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इससे हर साल भारी बचत होगी। इसके अलावा आगे उन्होंने बताया कि हमें एकीकरण, युद्ध क्षमता के साझा इस्तेमाल की जरूरत है, यानी कि उनका इशारा थिएटर कमांड की तरफ भी था। और आपको मालूम है कि तीनों सेनाओं के एकीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है और ये जो पुराने परंपरागत हथियार हैं उनकी जगह आधुनिक, आसानी से और तेजी से इस्तेमाल किए जाने वाले जो हथियार हैं उन्हें शामिल किया जाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल में जंग के तरीके बदल चुके हैं। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ने कहा कि दिसंबर में 3000 अग्निवीर वायु की भर्ती होगी और उनकी आरंभिक ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पिछले कई सालों में भारतीय वायुसेना की जो आक्रामक स्ट्राइक क्षमता है वो काफी शक्तिशाली हुई है और यही वजह है कि पूर्वी लद्दाख की सीमा पर वायुसेना किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, आज वायुसेना दिवस मौके पर वायुसेना को नई लड़ाकू वर्दी मिली है। दोस्तों, इस दौरान वायुसेना प्रमुख ने लड़ाकू वर्दी के नए डिजिटल पैटर्न का अनावरण किया। नए पैटर्न को डिजिटल डिजाइन से तैयार किया गया है और नई वर्दी में एक अलग फैब्रिक और डिजाइन है, जो कि वायुसेना के काम करने के माहौल के अधिक अनुकूल भी है। नई वर्दी कुछ हद तक भारतीय सेना की लड़ाकू वर्दी के डिजिटल पैटर्न से भी मिलती जुलती है और इस वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि पूर्वी लद्दाख को लेकर आ रही है। दरअसल भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति पूरी तरीके से सामान्य स्तर तक नहीं आई है और इसके लिए अभी कुछ और कदम उठाए जाने बाकी हैं। दोस्तों, विदेश मंत्रालय का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिनों पहले ही चीन के राजदूत ने ये बात कही थी कि गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद जो आपात कदम उठाए गए थे इससे हालात सामान्य हो गए। लेकिन विदेश मंत्रालय ने चीनी राजदूत की टिप्पणी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति के पूरी तरीके से सामान्य होने के लिए अभी कुछ कदम उठाए जाने जरूरी हैं। भारत इस बात पर कायम है कि वो सीमा पर सामान्य स्थिति बहाल होने के लिए तनाव कम होने के बाद सैनिकों की वापसी की उम्मीद करता है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध सामान्य हो सके। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, केरल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेवी ने 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। ये ड्रग्स एक ईरानी जहाज से मिली है जो अफगानिस्तान से भारत लाई गई थी। इसका कुछ हिस्सा श्रीलंका भी भेजा जाना था। इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क का हाथ है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीबन 1200 करोड़ रुपए आंकी गई है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सभी ईरान के हैं और इन सब पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, ये जो पैकिंग की गई थी इस ड्रग्स की वो वाटरप्रूफ पैकिंग थी। इन पैकेटों को 7 लेयर में पैक किया गया था। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के तहत सैन्य बलों को स्वदेशी रक्षा उपकरणों और हथियारों से लैस करने की लगातार कवायद चल रही है। केंद्र सरकार ने इस पहल में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियारों, मिसाइलों, जहाजों और पनडुब्बियों के 72 पुर्जों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही आयात रोकने के लिए प्रतिबंधित की गई कुल 214 वस्तुओं में से 72 का समय सीमा से पहले स्वदेशीकरण कर लिया गया है। इन रक्षा उपकरणों में आकाश मिसाइलों, युद्धक टैंकों, हेलीकॉप्टरों और पनडुब्बियों के पुर्जे हैं। अब इन वस्तुओं की खरीद केवल भारतीय उद्योगों से की जाएगी, जिसमें एमएसएमई सहित घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ और नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।